हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन। अगर इस सेशन की बात की जाए तो ये कैसे है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु गृह विज्ञान के प्रश्न उत्तरी देखेंगे। हम किससे देखेंगे तो वो हमारा पार्ट होगा गृह प्रबंधन से। उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेंगे। ये हमारे बेस किस पर है तो वो हमारा SCERT की किताबों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने टारगेट रखा 100+ का। 100+ टारगेट के लिए हमें क्या करना होगा, सारी SCERT के बुकों को लगाना होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, वो हम पहले लगा चुके हैं। अभी जो एक और श्रृंखला चल रही है सिंहासन सीरीज, उसे मिस नहीं करिएगा, उसे ज़रूर देखा करिए सिंहासन सीरीज़, क्योंकि सिंहासन जो सीरीज़ है वो आपको रिवीजन भी करा रही है, साथ में आपको कंटेंट के साथ यानी आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रही है MCQ टाइप क्वेश्चनों के साथ। क्योंकि उसमें क्या है, आपको कंटेंट भी मिल रहा है, हर क्वेश्चन की आपको व्याख्यात्मक उत्तर मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में 100+ के लिए। तो इसलिए ही वो सिंहासन सीरीज़ और उसके साथ आपकी SCERT की किताबों के निचोड़ पर क्वेश्चनों को रखा गया है, जिससे कि हमारा 100+ का टारगेट अचीव हो जाए। क्योंकि हमारा टारगेट ही 100+ का है और कुछ नहीं, केवल 100+ चाहिए। तो उसके लिए हमें ये सब करना जरूरी होगा। जो सिंहासन सीरीज़ है उससे होगा क्या कि एक भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमसे दूर नहीं जाएगा। क्योंकि सिंहासन सीरीज़ में जल्दी ही आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें हम आपका जॉन्डिस करा चुके हैं, रोगों की बात करें तो जॉन्डिस करा चुके हैं। आने वाली सीरीज़ डायबिटीज़ होगी यानी आपकी मधुमेह होगी, उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हमने वहाँ पे पौष्टिक तत्वों में, पौष्टिक आहार में आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तक करा दिया है, बट जल भी करा दिया है। तो कुल मिलाकर हमारा वो पार्ट कंप्लीट हो गया है खनिज तत्वों का। अब हमारा है रोग तथा रोग के उपचार। तो उसमें हमने पिंडिया को देख लिया। उसके बाद एक आध दिन में आपको जॉन्डिस उसकी मधुमेह की मिल जाएगी। मधुमेह के बाद ऐसे ही लगातार क्वेश्चनों की श्रृंखला चलती रहेगी सिंहासन सीरीज में। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको 100+ के टारगेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चनों की सीरीज़, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसी मोटिवेशन कोड के साथ। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और आप हार नहीं सकते। क्योंकि आप कौन हैं, आप भारतीय हैं, इतिहास गवाह है, भारतीय कभी हारते नहीं हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बचत का मुख्य प्रयोजन है। तो बचत का क्या प्रयोजन हो सकता है, बचत करते क्यों हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हम बचत करते क्यों हैं। तो पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कि भविष्य में आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए बचत करते हैं। तीसरा कह रहा है विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत करते हैं। चौथा कह रहा है सुख प्राप्ति के लिए बचत करते हैं। तो अमूमन हम बचत करते क्यों हैं, तो भविष्य में आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। जैसे आपका रोड एक्सीडेंट हो गया तो ये क्या है, आकस्मिक व्यय है, यानी आपने पहले सोचा नहीं था और आपके पास वो व्यय यानी खर्चा आ गया। आवश्यक व्यय तो आपको पता ही है कि आज आप इस क्लास में, तो आपका बच्चा अगले क्लास में जाएगा तो कितना खर्चा आप पर आएगा, ये भविष्य का आवश्यकता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन बीमा सुरक्षा साधन है स्वयं के लिए, पड़ोसी के लिए, आश्रितों के लिए, कर्मचारियों के लिए। तो ये किसको सुविधा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो भाई जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी हम तो मर गए मगर हमारे आश्रितों के लिए यह सुरक्षा साधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा होता है। जैसे शादी, विवाह, मंडप, आपका है मुंडन वगैरह पे दिया जाने वाला चेक कौन सा है। तो किसी शुभ अवसर की बात की जाए और उस पर दिया जाने वाला चेक कौन सा होगा। पहला इसमें ऑप्शन बोल रहा है ट्रैवल चेक, दूसरा क्रॉस चेक, तीसरा उपहार चेक, चौथा ऑर्डर चेक। तो आपका शुभ अवसर पर हम क्या देखते हैं, उपहार देते हैं। तो हमारा उपहार चेक होता है शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक। ये इनकम टैक्स से भी फ्री रहता है, ये चेक पर इनकम टैक्स नहीं लगता। उपहार स्वरूप चेक दिया जाता है। बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि से खाता खोला जा सकता है। तो कम से कम की बात है, बैंक में खाता वैसे तो जीरो बैलेंस में मोदी जी के समयकालीन खुलवाए गए थे, बट यहाँ पे वो योजना की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात है कि बैंक में कम से कम स्टूडेंट को भी नील मतलब उस पर खाते पर खाता खुल जाता है नील खाता करके। बट यहाँ पे हमें नॉर्मली खाता कैसे खोल सकते हैं, तो वो हमारी धनराशि होती है 1000 रुपये।
ठीक है, 1000 रुपये में खाता आप खोल सकते हैं। संचय का जमा खाता किसके लिए होता है? तो ये संचय का जमा खाता किसके लिए है? यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, श्रमिकों के लिए। तो संचय करना है, हमें धन इकट्ठा करना है, तो ये होता है स्कूली बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें धन इकट्ठा होकर उनके खाते में जमा हो जाता है। यदि पारिवारिक आय से कम व्यय हो तो शेष बचे धन को क्या कहते हैं? तो जैसे हमारी आय है 1 लाख रुपए, हमने क्या करा है मंथली, और हम व्यय कितना कर रहे हैं, खर्चा कितना कर रहे हैं 60,000 समथिंग, तो 40,000 हमारे पास शेष बचा, तो शेष बचे हुए धन को क्या कहेंगे? यानी जो 40,000 बचा उसको क्या कहेंगे? फालतू का धन। फालतू तो कुछ होता ही नहीं है। आवश्यक धन, पारिवारिक बचत, पारिवारिक आय, तो वो हमारा ऑप्शन रहेगा पारिवारिक बचत, क्योंकि वो परिवार की आय का ही से तो व्यय करने पर बचा है, तो वो पारिवारिक बचत होगी, बचत नहीं पारिवारिक बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग होने वाले धन को कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय, आवश्यक व्यय और पारिवारिक बचत। तो भाई परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च हो रहा है। जैसे आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप परिवार के सदस्य हैं, तो आपने क्या करा? व्यय किया, तो पारिवारिक व्यय होगा। वो धन खर्च करना क्या होगा? पारिवारिक व्यय होगा। नेक्स्ट चलते हैं। परिवार के किसी सदस्य का दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर होने वाला व्यय है, तो जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर हमने पैसा खर्च किया, तो वो निश्चित व्यय है। ऑप्शन बोल रहा अर्धनिश्चित व्यय है, आकस्मिक व्यय है, अनावश्यक व्यय है। तो अनावश्यक हो नहीं सकता क्योंकि घर का ही मेंबर है, अर्धनिश्चित नहीं हो सकता, निश्चित भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बनेगा सी, यानी आकस्मिक व्यय है, जिसकी हमें पहले से कोई कल्पना नहीं की थी। बचत का साधन है दुकान, दान, बैंक, व्यापार। तो हम कहाँ पे बचत अपनी जमा करते हैं? भाई जितना पैसा हमारे खर्च से बचता है हम उसी को तो बैंक में जमा करते हैं। ऐसा तो है नहीं खर्चे का पैसा जमा कर दें। तो यहाँ पे कहाँ पे है बचत का साधन? कौन है इसमें? तो वो हमारा है बैंक। बैंक बचत का साधन है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के दाग साफ करने के लिए, तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन है उसके आप दाग कैसे साफ़ करेंगे? तो चूने की सफ़ेदी का घोल प्रयोग करके, सिरका लगाकर साफ़ करेंगे, या इमली इसके जल से साफ़ करेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा ये आपको बताना। ये यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बनेगा। साफ़ करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम सिरका लगाकर साफ़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो ब्रशों के द्वारा पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है। चूना द्वारा नहीं, और रेत के द्वारा भी नहीं, साबुन के द्वारा भी नहीं करी जाती। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील के बर्तन, आपकी बर्तन को किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए? तो जो आपकी इसको विम सिरका से साफ़ करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा, बी कह रहा विम से करना चाहिए, सी कह रहा सोडे से करना चाहिए, डी कह रहा राख से करना चाहिए। तो आप बता दें अभी राख का ऑप्शन तो आप जाने दीजिए, क्योंकि राख का ऑप्शन अब नहीं, पहले ज़माने में राख चलता था जब सुकवन माने जाते थे, यानी बिना पानी के बर्तन साफ़ किए जाते थे राख से। अभी क्या है, अभी विम से साफ़ करेंगे। मक्खियों द्वारा रोग फैलता है, तो मक्खियों के द्वारा, और एक ऑप्शन कह रहा है मलेरिया फैलता है, बी कह रहा है डायरिया फैलता है, सी कह रहा है हैजा फैलता है, डी कह रहा है तपेदिक फैलता है। तो मक्खियों के द्वारा हैजा नामक रोग फैलता है। आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए, तो किससे धोना चाहिए? ए ऑप्शन है डीडीटी पाउडर से, चूने से, सी है फिनाइल से, डी है गर्म जल से। तो आगे की जब नाली होती है उसे हम किससे धोएंगे? तो वो हमारा है फिनाइल से धोएंगे। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो मच्छरों से हमारा ऑप्शन ए कह रहा है चेचक फैलता है, बी कह रहा है क्षय रोग फैलता है, सी कह रहा है मलेरिया फैलता है, डी कह रहा है टाइफाइड फैलता है। तो अगर मच्छरों की बात की जाए तो मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर कब बढ़ते हैं? जब गंदे पानी घर में कहीं पर भी जमा होता है, जैसे किसी बर्तन में या किसी गड्ढे वगैरह में। चांदी की वस्तुएं साफ़ की जाती हैं,
तो चांदी की वस्तुओं को किससे साफ़ किया जाएगा यहाँ पे? तो आपका ए ऑप्शन कह रहा है सर्फ से, बी ऑप्शन कह रहा है आपका बी ऑप्शन है सिल्वों से, सी ऑप्शन है ब्राशों से और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो अगर चांदी के बर्तनों की बात की जाएगी तो इन्हें साफ़ करते हैं हम, मोस्टली ज़्यादातर साफ़ करते हैं चांदी के बर्तनों को हम सिल्वों से साफ़ करते हैं। दर्पण को साफ़ किया जा सकता है, तो जो दर्पण होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं फिर किससे साफ़ किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन है हमारा समुद्री फैन से, भी दूसरा ऑप्शन कह रहा बुर्श से और अन्य ऑप्शन देख लेते हैं अन्य क्या है। तो अन्य ऑप्शन है सी कह रहा है ब्राशों से, डी कह रहा है रेत से। तो किससे साफ़ करेंगे? समुद्री फैन से दर्पण को साफ़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो घर में मक्खियां हैं उन्हें कैसे भगाएंगे? तो ये ऑप्शन ए कह रहा है डीडीटी से, बी कह रहा है गंधक से, आपका सी जो कह रहा है आपका है फ्लेट से और डी कह रहा है उपयुक्त सभी से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फ्लेट से। घर में अगर मक्खियाँ होती हैं तो हमें फ्लेट का छिड़काव करना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुओं को साफ़ किया जाता है, तो आप यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा कि किस चीज़ से करेंगे? तो प्लास्टिक की वस्तुओं को हम घर पे ही साफ़ कर लेते हैं और वो साबुन के घोल से साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा सी रहेगा। फूलदान में फूल ना सूखने के लिए जल में क्या डालना चाहिए? तो ये ऑप्शन कह रहा है नमक, बी कह रहा है तावा, सी कह रहा है सोडा और डी कह रहा है साबुन। तो क्या डालना चाहिए? तो नमक डालना चाहिए फूलदान में, जिससे कि फूल ना सूखें ना मुरझाएं और उनकी टहनी को हमेशा इस तरह से टेढ़ा काटना चाहिए। घर के किस कमरे की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? ये ऑप्शन है रसोई घर को, दूसरा है शयन कक्ष को, तीसरा है पूजा घर को, चौथा है ड्राइंग रूम को। तो घर की किस सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो वो हमारा है ड्राइंग रूम, इसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। शयन कक्ष में सामान होना चाहिए कम से कम, अधिक से अधिक, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से अधिक। तो जब शयन कक्ष की बात होगी और उसमें सामान की बात होगी तो यहाँ पे हमारा आवश्यकता के अनुसार, वैसे भी कोई भी रूम हो और उसमें आवश्यकता के अनुसार ही सामान होना चाहिए स्टोर रूम को छोड़कर। रसोई की व्यवस्था किस शैली में सुविधाजनक रहती है? तो रसोई की व्यवस्था सुविधाजनक पूछी है, जिसमें आपको सुविधा रहे, क्योंकि सुविधाएं आप इकट्ठा करते हैं बट आपको सुविधाएं रहे, ऐसी व्यवस्था पूछी जा रही है रसोई घर की। तो सुविधा सभी शैलियों में हो सकती है अगर आप उपयुक्त क्या करें, उपयुक्त सभी चलें। क्योंकि उपयुक्त सभी क्योंकि रसोई आपके अकॉर्डिंग चलती है, ना कि आप रसोई के अकॉर्डिंग। तो उसमें सुविधाएं आप अपने से कर सकते हैं। वैसे क्योंकि इसमें विदेशी शैली है वो उसमें अधिक सुविधा रहती है, क्योंकि हर चीज़ खड़े होकर ही होती है। बट उपयुक्त सभी इसमें जब ऑप्शन है तो हमारा राइट आंसर चाहे रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देसी शैली इसमें क्या होती है, सुविधा सबसे अधिक होती है, क्योंकि आराम से नीचे बैठ के ज़मीन पर खाना बनाया जाता है। तो सुविधाओं की बात हो तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। घरेलू फर्नीचर का मुख्यतम गुण है, तो यहाँ पे घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला कह रहा है नक्काशीदार होना चाहिए, अधिक से अधिक सजावटी होना चाहिए, सी कह रहा उपयोगी होना चाहिए और डी कह रहा सस्ता होना चाहिए। तो जो घरेलू फर्नीचर है अगर आपके उपयोग का ही नहीं है तो उसका क्या सजावटी है, क्या नक्काशीदार और क्या वो सस्ता। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, उपयोगी होना चाहिए। बच्चों के कमरे में चित्र लगाने चाहिए, फूलों के, बाल उपयोगी, कलात्मक, श्रृंगारिक। तो जब बच्चों का रूम हो तो बच्चों के कमरे में चित्र हमेशा ऐसे होने चाहिए जो उन्हें प्रेरणा दें। तो बाल उपयोगी होने चाहिए, जिसमें बालक के लिए उपयोगिता छुपी हो, यानी बाल उपयोगी होना चाहिए। घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य है, पहला आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन, दूसरा सजावट, तीसरा अंधकार करना, चौथा प्रकाश, गर्मी, हवा से बचाव। तो घर में जब हम पर्दे लगाते हैं तो मेन रीज़न यही होता है
के प्रकाश, गर्मी और हवा से बचाव हो तथा प्राइवेसी यानी एकांत सा महसूस हो, इसलिए पर्दे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। घर में चित्र लगाने से शोभा बढ़ती है, तो किसकी शोभा बढ़ती? चित्र उचित स्थान पर लगाने से, बड़े आकार के लगाने से, एक ही दीवार पर अनेक चित्र लगाने से, दीवारों पर कहीं पर भी चित्र लगाने से। तो चित्र उचित स्थान पर लगाने से घर में क्या है? शोभा बढ़ाते हैं चित्र। इसीलिए घर हॉलों में और कोठरियों में चित्र लगाए जाते हैं। जापानी पुष्पसज्जा में कितनी शाखा होती हैं? तो जापानी पुष्पसज्जा में कितनी शाखा होती हैं ये पूछा जा रहा है। जापानी पुष्पसज्जा की बात करें तो ये आपका पॉट हो गया, और पॉट की दूनी लंबाई का इसमें पहली टहनी होती है, और बीच की जो टहनी होती है वो हमारी इस तरह से होती है, और बीच की टहनी या बीच से निकाली जाती है। ये जो टहनी होती है जापानी, ये ज़मीन को छूते हुए होती है, ये यहाँ से बीच में से होती है। यहाँ पर कली होती है, जो आपका फ्लावर पॉट होता है उसकी जस्ट दूनी होती है ये बीच की टहनी। ये हमारी जो ज़मीन को छूती है वो 1/3 होती है, और ये पॉट की लंबाई के बराबर होती है बीच वाली टहनी। ये प्रेजेंट करती है आपका क्या? आकाश को। ये रिप्रेजेंट करती है व्यक्ति को, मनुष्य को। ये रिप्रेजेंट करती है आपकी पृथ्वी को। तो इस तरह से जापानी पुष्पसज्जा में ये इकेबाना करके है, बट इसमें पूछा जा रहा कितनी शाखाएं हैं? तो आपकी 3 शाखाएं हैं। जापानी पुष्पसज्जा पे हमारी पूरी वीडियो पड़ी है, तो उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जाके देख लें। क्योंकि पिछली बार भी एक क्वेश्चन बना था कि बीच की टहनी किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वो मनुष्य को रिप्रेजेंट करती है। उनके नामों से भी पूछा जाता है। तो इसमें 3 टहनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पसज्जा की पूर्व देसी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो पुष्पसज्जा की पूर्व देसी शैली उसे और किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है जापानी शैली, बी कह रहा है देसी शैली, सी कह रहा है बनारसी साड़ी, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन है जापानी शैली। पुष्पसज्जा की पूर्व देसी है शैली को किस नाम से? तो जापानी शैली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर 6.66, दूसरी वैल्यू हमारी 9.84, तीसरी वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगा 78.93। इस तरह हमारी तीनों वैल्यू हैं, इनको हमें रखना है। तो हम किस तरह रखेंगे इन्हें? इस तरह करेंगे। फिर हमें करना क्या है? यहाँ पर 13, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 की 3, हाँ कैरी आई 1, 9 9 18, 18 की 8, कैरी आई 1। यहाँ पे फिर हमारा रह जाएगा 9 9 18, 18 और आपका 20 24, 24 की 4, आंसुलाई 2, कैरी आई 2 और 7 और 2 9। कितने पॉइंट वैल्यू के बाद पॉइंट है? तो 2 के बाद। तो यहाँ पे हो गया, पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या बन गया। तो हमारा क्या बन गया ये हम देखेंगे। तो ये हमारी वैल्यू हो गई आपकी 94.83। तो यहाँ देखते हैं 94.83 हमें कहाँ नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है 94.83। तो इस तरह से हम इन्हें ऐड करेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, चाहे कितने भी अंकों के बाद या पीछे या आगे पीछे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन का मूल्य क्या है? 12 रुपये है। तो एक पेन का मूल्य क्या है? 12 रुपये है। तो 6 पदों का मूल्य क्या होगा? तो एक का 12 है, तो इंटू क्या कर देंगे? 6। ठीक है, 12 इंटू 6। तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो हमें 12 पन 60, 12 छिक्के 72। तो हमारा 12 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, यानी 72 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1 लीटर बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? तो हमारा 1000। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है हमारा 1000 मिलीलीटर।
को चाहिए तो याद करने की वैल्यू है, तो हम इन्हें भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर डाल देंगे, जिससे कि आप आगे वाले क्वेश्चनों को भी कर सकें। आपको करना क्या है कि ये वाला प्रैक्टिस सेट हर आपको MCQ टाइप टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर जनरेट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि उन्हें निकाल कर दोबारा या फिर फ़ोन से ही आप उन्हें रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन और उससे बेहतर हो सके। क्योंकि आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, क्योंकि वहाँ पे परीक्षा हॉल में हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए गलत चले जाते हैं प्रेशर की वजह से, और हम रिवीजन कम से कम करे हुए होते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत चले जाते हैं। तो उसी मतलब कमी को हमने दूर करने के लिए श्रृंखलाओं को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और बात करें इस PDF की, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर और आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुष्प सज्जा पर, जापानी पुष्प सज्जा पर एक वीडियो मिलेगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया है बीच की टहनी से, तो इस बार भी आ सकता है, क्योंकि उनके तीनों के नाम हैं, तो उन्हें भी आप याद कर लेंगे, तो आपके आने वाले टाइम के लिए क्वेश्चन पक्का हो जाएगा वहाँ से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।